गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो प्रीलिम्स बूस्टर का पहला टॉपिक देखते हैं हम आज अपना, जो कि है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बिल। ठीक है, तो ये एक बिल लेके आई है गवर्नमेंट, जिससे कि ये नैपफिड जो है इसको एस्टैब्लिश किया गया है। और ये बेसिकली डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जो है इंडिया में, उनको एस्टैब्लिश करने के लिए एक पूरा फ्रेमवर्क तैयार करके इस बिल में दिया गया है। ठीक है, अब इंडिया ने जो गवर्नमेंट ने बनाया है वो तो नैपफिड है, बट ऑफ कोर्स इट हैज़ अलाउड कि प्राइवेटली भी जो है वो डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस जो है वो एस्टैब्लिश किए जा सके। उसी के लिए ये बिल लेके आए हैं। ठीक है, अब जो नैपफिड है उसको देख लेते हैं कि ये एक लॉन्ग टर्म नॉन रिकोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग जो है इंडिया में, उसको डेवलप करना चाहते हैं कि जिसमें जो ये फाइनेंसिंग जो ये डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस होंगे, ये बेसिकली लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग जो है प्रोजेक्ट्स जो होते हैं हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, उनको लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग की जो उनकी नीड्स हैं उसको पूरा करेंगे। ठीक है, अब ये जो हमारा डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है जो नैपफिड, ये सिर्फ आंसरेबल होगा पार्लियामेंट को। ठीक है, तो इसीलिए इसको बिल में बनाया गया है, बिल लेके आया गया और इसको एस्टैब्लिश किया गया। ये सिर्फ आंसरेबल होगा पार्लियामेंट को। अब ये डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस होते क्या हैं? लॉन्ग टर्म फाइनेंस देते हैं ये, और वैसे सेगमेंट्स ऑफ इकोनॉमी को लॉन्ग टर्म फाइनेंस देते हैं जहाँ पर कमर्शियल बैंक्स जो हैं वो जो है लॉन्ग टर्म फाइनेंस नहीं दे सकते। उनके लिए कमर्शियली भी और जो है इंस्टीट्यूशनली भी वायबल नहीं होता इस इतने लेवल का जो है फाइनेंस प्रोवाइड करना किसी भी प्रोजेक्ट को। ठीक है, तो उस एरियाज़ में जो है ये डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस अब जो है फाइनेंस प्रोवाइड कराएंगे। जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बेसिकली उसी एरिया में होता है। 10 साल, 15 साल, 20 साल का जेस्टेशन पीरियड होता है कि उसके बाद आके कभी रिटर्न्स मिलने शुरू होंगे उस इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से। तो तब तक जो है कमर्शियल बैंक्स जो है वो इतने जो है लंबे ड्यूरेशन का जो लोन नहीं दे सकते, और इतना लंबा वो वेट नहीं कर सकते कमर्शियली। उसके लिए जो है इसीलिए डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश किए जाते हैं। ठीक है, अब ये लोगों से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं करते। ऑफ कोर्स ये बैंक, नाम इसका बैंक है, बट ये लोगों से वो डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये मार्केट से, गवर्नमेंट से और मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन से फंड जो है वो रिसीव करेगा। ठीक है, अब जो ये नैपफिड है, ये कॉर्पोरेट बॉडी की तरह इसको एस्टैब्लिश किया गया और इसकी शेयर कैपिटल होगी 1 लाख करोड़ रुपीज़। ठीक है, अब इसमें जो है शेयर्स कौन कौन इसके होल्ड कर सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी ऑफ कोर्स, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन, सोवरन वेल्थ फंड्स, पेंशन फंड्स, इंश्योरर्स, ये सारे आप देख रहे हो ना, बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं मार्केट के, सिर्फ वही इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम देखो कोई इंडिविजुअल जो है वो इसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि उसके पास इतना पैसा होगा ही नहीं कि वो एक इंडिविजुअल इस पे इंटरेस्ट जो है इसमें इन्वेस्ट कर सके। ठीक है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो 100% शेयर्स इसके जो है शुरू में तो ओन करेगा। उसके बाद इन्होंने एक टारगेट बनाया है कि वो अपनी जो ओनरशिप है उसको रिड्यूस करके 26% तक ले जाएंगे। ठीक है, अब इसके फंक्शंस क्या होंगे? जो है लोन्स और एडवांसेस देना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, फिर रीफाइनेंसिंग करना उन प्रोजेक्ट्स की जो वायबल नहीं थे पहले, जो लोन्स जो फेल हो रहे हैं उनको रीफाइनेंस करना। ठीक है, फिर इन्वेस्टमेंट लेके आना, प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टर्स को एक तरह से भरोसा दिलाना कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करो, हम आपको लोन देंगे। ठीक है, फिर फॉरेन पार्टिसिपेशन लेके आना हमारे इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में। अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है इन्वेस्टर और गवर्नमेंट के बीच में, तो ये उसी की जो है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो है वो नेगोशिएशन के थ्रू ये ही जो है बैंक भी कराएगा। ठीक है, कंसल्टेंसी सर्विसेज, क्योंकि इनके पास क्या होगा, एक्सपर्ट्स होंगे, डोमेन एक्सपर्ट्स होंगे जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ही जो है डोमेन में रिसर्च कर रहे हैं। तो ये जो कंसल्टेंसी सर्विसेज जो होंगी इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के बियॉन्ड भी जाके, वो भी यही प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, अब इसमें सोर्स ऑफ फंड्स जो हैं, अब याद रखो कि इंडियन रुपीज़ में भी इसमें फंडिंग आ सकती है और फॉरेन करेंसीज में भी आ सकती है। ठीक है, क्योंकि हम इसमें तो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस को भी इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं, सोवरन वेल्थ फंड्स को भी इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं। तो इसमें इंडियन रुपीज़ और फॉरेन करेंसी दोनों में जो है दोनों डिनोमिनेशन में फंडिंग आ सकती है। अब इसकी मैनेजमेंट कैसे होगी? गवर्न बाय अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसको गवर्न करेंगे, जिसका चेयरपर्सन होगा सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, ऑफ कोर्स आफ्टर कंसल्टिंग विद आरबीआई। ठीक है, फिर ऐसे ही मैनेजिंग डायरेक्टर, 3 डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर्स एंड ऑल दैट, ये एक पूरा स्ट्रक्चर है इसका। सेंट्रल गवर्नमेंट शुरू में एक ग्रांट दे रही है। ठीक है, लोन नहीं दे रही, ग्रांट दे रही है 5,000 करोड़ की, वो इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक दे देगी जब ये पास हुआ है। तो मतलब बाय 2022 मार्च तक जो है, तब तक जो है ऑलमोस्ट गवर्नमेंट 5,000 करोड़ रुपए इसमें डाल चुकी होगी। ठीक है,
अब इसके अंदर एक प्रोविज़न है कि अब ये नैबफिड तो गवर्नमेंट ओन्ड हो गया एक तरह से अभी शुरू में, ठीक है। उसके बाद इसमें ये भी प्रोविज़न है कि और भी अगर कोई प्राइवेट पर्सन डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इंडिया में बनाना चाहता है तो वो आरबीआई को अप्लाई करके जो है वो ये इंडिया में बना सकता है, ठीक है। और जो है आरबीआई वो रूल्स प्रिस्क्राइब करेगा कि कैसे उन डीएफआईज को रेगुलेट किया जाए, ठीक है। तो सिर्फ नैबफिड तक ये सीमित नहीं है, ये तो चलो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लेके बना दिया, लेकिन कोई और प्राइवेट अगर पर्सन भी बनाना चाहता है तो वो भी जो है डीएफआई बना सकता है आफ्टर अप्लाइंग टू आरबीआई, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स बिल 2021। तो पार्लियामेंट ने जो है ये नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशंस बिल जो है इसको पास किया है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है कि रेगुलेट कर रहा है और स्टैंडर्डाइज कर रहा है एजुकेशन और प्रैक्टिस ऑफ कौन अलाइड और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, ठीक है। तो इनकी डेफिनेशन क्या है ये भी इस बिल में दी हुई है कि अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल कौन होगा, जो कि जैसे एसोसिएट हैं, टेक्नीशियन हैं, टेक्नोलॉजिस्ट हैं, जो कि सपोर्ट करते हैं डॉक्टर्स को या जो हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स को सपोर्ट करते हैं ताकि वो डायग्नोसिस कर सकें, ट्रीटमेंट कर सकें डिजीज़ की या फिर इंजरी की या फिर इम्पेयरमेंट की, ठीक है। तो आपने देखा होगा ना कि जो हेल्थ फैसिलिटीज़ में होते हैं, जो टेक्नीशियंस होते हैं, जो एसोसिएट्स होते हैं, उनको जो हेल्प कर रहे होते हैं उनको हम कहेंगे अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल। तो उनके लिए अभी तक तो वो कोई भी जो है अपॉइंट कर लेते थे ये जो हमारे हेल्थ सेंटर्स, ठीक है। लेकिन अब उनके लिए एक तरह से क्वालिफिकेशन जो है वो अब मैंडेटरी कर दिया, ठीक है। तो एक प्रोफेशनल उनके पास डिग्री होनी चाहिए या डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए उनके पास, तभी वो जो है रजिस्टर्ड होकर वो काम कर पाएंगे, ठीक है। और कम से कम 2000 घंटों का उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब ओवर अ पीरियड ऑफ 2 to 4 ईयर्स जो है वो डिग्री या डिप्लोमा जो है वो कम से कम 2000 घंटों का उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए जो ये वाले काम करने का, ठीक है। अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स का जो के अंदर जो काम आते हैं वो उनकी जो डिग्री और डिप्लोमा है उसके अंदर कम से कम 2000 घंटे का उनको इतना काम कराया होना चाहिए, ठीक है। फिर हेल्थ केयर प्रोफेशनल की भी डेफिनेशन दी है उन्होंने। वो एक साइंटिस्ट हो सकता है, थेरेपिस्ट हो सकता है, प्रोफेशनल हो सकता है जो स्टडी कर रहा है, एडवाइस कर रहा है, रिसर्च कर रहा है, सुपरवाइज कर रहा है, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव, रिहैबिलिटेटिव, थेरेपेटिक और प्रमोशनल हेल्थ सर्विसेज, ठीक है। तो जो डॉक्टर्स नहीं हैं लेकिन हेल्थ केयर की सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है। जैसे आपको पता है कि जो थेरेपी वगैरह देते हैं, ठीक है, फिर कुछ जो रिसर्च करते हैं बेसिकली इसमें मेडिकल फील्ड में, उन सबको कहा है कि वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है। तो उनके लिए भी एक डिग्री जो है वो मैंडेटरी कर दी है, ऊपर डिप्लोमा और डिग्री है, यहाँ पर डिग्री मैंडेटरी कर दी है, और 3600 आवर्स की वो मिनिमम डिग्री होनी चाहिए जिसमें उनको ये काम सिखाया गया हो, ठीक है। अब इनके लिए कुछ जो है अब जो जैसे अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो है उनको रिकॉग्नाइज भी किया है कुछ कैटेगरीज को कि ये लोग अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स है और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स है, जैसे साइंस प्रोफेशनल्स, ट्रॉमा एंड बर्न केयर प्रोफेशनल्स, सर्जिकल एंड एनेस्थीसिया रिलेटेड टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स, फिजियोथेरेपिस्ट, न्यूट्रिशन साइंस प्रोफेशनल्स, इन सबको कहा है कि ये अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ये रिकॉग्नाइज्ड है हमारे बिल द्वारा, ठीक है। तो आपको पता ही है कि कुछ साइंस के प्रोफेशनल्स होते हैं जो आपको एनेस्थीसिया देती है जैसे दिया जाता है, फिर कुछ फिजियोथेरेपिस्ट्स होते हैं या जो आपको न्यूट्रिशन की गाइड करते हैं, जो आपको डाइट चार्ट बना के देते हैं, ये सब इनको भी जो है रिकॉग्नाइज किया गया कि अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, ठीक है। तो इनके लिए जो है अब एजुकेशन जो है वो स्टैंडर्डाइज की जा रही है, इनको प्रैक्टिस जो है उसको स्टैंडर्डाइज किया जा रहा है, ठीक है। तो इस बिल के थ्रू ही किया जा रहा है वो, ठीक है। एक नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स बनेगा, जो प्रोफेशंस बनेगा जो कि सारा इनको गाइड करेगा कि उनके फंक्शन, अब उसके अंदर जैसे ये सारा जो है इसका स्ट्रक्चर होगा कि चेयरपर्सन होगा, वाइस चेयरपर्सन, 5 मेंबर्स, ये सारा भी ऐसे ही पढ़ लेना, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर दिस। इसके फंक्शंस क्या होंगे, पॉलिसीज़ और स्टैंडर्ड्स बनाना कि एजुकेशन और प्रैक्टिस जो है वो हेल्थ के अलाइड और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की कौन कैसे की जा सकती है। फिर एक ऑनलाइन सेंट्रल रजिस्टर भी बनाएगी, ये कमीशन बनाएगा जिसमें जितने भी अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं उनको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। बेसिक स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन, कोर्सेज, करिकुलम जो है ये सब बताएगा, एग्जामिनेशन वगैरह लेगा उन अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की जो कि डिग्री या डिप्लोमा कर रहे हैं, तो उनका जो क्या सिलेबस होगा, क्या उनके कोर्स होंगे, ये सारा यही डिसाइड करेगा। एक एंट्रेंस टेस्ट जो है और एग्जिट एग्जामिनेशन। अब एग्जिट एग्जामिनेशन क्या होता है कि आप पास हो गए हो कि अब आप बन सकते हो अलाइड या हेल्थ केयर प्रोफेशनल, ये भी यही जो है उसमें
कंडक्ट कराएगा और हेल्प करेगा, ठीक है। प्रोफेशनल काउंसिल्स बनाने की भी बात की जा रही है। अब देखो, क्योंकि ये बहुत सारे ऐसे तो होंगे जैसे कि थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, फिर ये न्यूट्रिशन साइंस प्रोफेशनल, ऐसे बहुत सारे होंगे, बट इसमें इंडिविजुअल लेवल पर भी जो है प्रोफेशनल काउंसिल्स होगा, जैसे कि प्रोफेशनल काउंसिल्स फॉर फिजियोथेरेपिस्ट, ठीक है। तो ये क्या होगा कि ये एक्सपर्ट इसके अंदर एडवाइस मिल सकती है। अब ये तो एक पूरा ब्रॉड टर्म है ना, नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशंस, तो ये तो एक ब्रॉड लेवल पर जो है रेगुलेशन करेगा। बट इन्होंने कहा है कि जो रिकॉग्नाइज्ड जो प्रोफेशंस होंगे, जैसे कि ये साइंस प्रोफेशनल्स, ट्रॉमा एंड बर्न केयर प्रोफेशनल्स, इनके लिए हम स्पेशल जो है वो भी प्रोफेशनल काउंसिल्स बनाएंगे, जो कि फॉर एवरी रिकॉग्नाइज्ड कैटेगरी ऑफ जो है वो हम प्रोफेशनल काउंसिल्स बनाएंगे, जो कि हेल्प करेगा और एडवाइस करेगा नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशंस को। जो ये कमीशन बनेगा, इनको नेशनल लेवल कमीशन को ये एडवाइस करेगा कि आप इस कैटेगरी के जो प्रोफेशन है इसको आप ऐसे रेगुलेट करो, इनके लिए ये एग्ज़ाम हो सकता है, इनको आप ऐसे, इनके लिए ये मेडिकल प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, ये एजुकेशन का क्राइटेरिया होना चाहिए, सारा कुछ जो है वो ये एडवाइस करेगा, ठीक है। फिर ये बिल कह रहा है कि जब ये बिल पास हो जाएगा उसके 6 महीने के अंदर स्टेट गवर्नमेंट्स को भी ऐसे ही स्टेट अलाइड और हेल्थ केयर काउंसिल्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट्स को भी ये मैंडेट कर रहा है ये बिल, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो आपको पता है कि अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो एग्जिस्टिंग है शरद बोबडे जी, उन्होंने जो है नेक्स्ट चीफ जस्टिस जो है उनको रिकमेंड किया है कि जस्टिस NV रामन्ना जो है उनको नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनकी अपॉइंटमेंट होएगी बाय द एंड लास्ट वीक ऑफ आई थिंक अप्रैल। तो उन्होंने गवर्नमेंट को रिकमेंड किया है, ठीक है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देखते हैं होते क्या हैं। वैसे तो वो एक सिंपल एक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ही होते हैं, लेकिन वो फर्स्ट अमंग इक्वल्स, ठीक है। तो वैसे मतलब कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और एक सुप्रीम कोर्ट के जज में कोई खास फर्क नहीं है, जस्ट दे आर फर्स्ट अमंग द इक्वल्स, ठीक है। तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड ऑफ द कोर्ट जो है वो उसको संभालते हैं चीफ जस्टिस जो ऑफ इंडिया जो होते हैं, ठीक है। फिर उनके पास प्रेरोगेटिव होता है कि वो जो कॉम्पोजिशन ऑफ बेंच जो है, जैसे कि अब अगर 9 जजेस का बेंच है कोई जो केस जो हैंडल करेगा, तो उसमें कौन कौन से 9 जजेस बैठेंगे वो ये डिसाइड करेंगे। फिर रोस्टर ऑफ द कोर्ट की कौन सा जो केस है वो पहले आएगा, कितने बजे आएगा, सुप्रीम कोर्ट कब उसको सुनेगा, ये सारा रोस्टर भी जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाते हैं, ठीक है। लेकिन जुडिशरी के मामले में डिसीजन ऐसा नहीं होगा कि चीफ जस्टिस ने जो है अगर किसी बेंच में बैठे हैं तो उनके पास कोई ज़्यादा वोट होगी, उनके डिसीजन जो है वो ज़्यादा माना जाएगा एज़ कम्पेयर टू दूसरे किसी जज के, ठीक है। तो ये इक्वल ही होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट में जज में, बट ये एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में वो उनके पास पावर होती है, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ CGI कैसे होती है? कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारा साइलेंट है इसके प्रोसीजर के ऊपर कि कैसे CGI की अपॉइंटमेंट की जाए। तो हमने क्या किया है कि एक कन्वेंशन बनाया है कि जो भी सबसे सीनियर मोस्ट जज होगा उसको हम CGI अपॉइंट करेंगे, ठीक है। अब सीनियरिटी कैसे डिटर्मिन की जाती है कि डेट और टाइम जो है जज ने जब ओथ ली थी उसके हिसाब से हम डिसाइड करते हैं कि सबसे सीनियर कौन है, ठीक है। तो सोचो कि जज A और जज B दोनों ने 25 मार्च 2021 को जो है स्वॉन इन हुए थे वो एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। लेकिन जो जज B है उसकी ओथ जो है वो पहले करवा दी थी गवर्नमेंट ने, मतलब ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट ने, और जो जज A है उनकी ओथ बाद में हुई थी। तो जो सबसे सीनियर है वो कौन होगा? जिसकी ओथ सबसे पहले हुई थी वो है जज B। तो ये सबसे पहले जो सबसे सीनियर माने जाएंगे और इनको जो है सबसे पहले CGI बनाया जाएगा, ठीक है। तो ओथ के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन जो है वो सबसे सीनियर है, ठीक है। अब अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर क्या है? मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर जो है वो डिफाइन किया गया है कि कैसे जो है अपॉइंटमेंट होगी CGI की। तो प्रोसीजर जो है उसमें होता क्या है कि लॉ मिनिस्टर जो है वो रिकमेंडेशन मांगते हैं आउट गोइंग CGI से। जैसे जो ये शरद बोबडे जी जो आउट गोइंग CGI हैं, तो इनसे पूछा जाता है कि आप बताओ कि नेक्स्ट CGI जो है वो कौन होगा, ठीक है। ऑफकोर्स सबको पता होता है क्योंकि सीनियरिटी की जो है लिस्ट वो सबको पता होती है, हर जज को पता होता है कि उसने कब CGI बनना है। बट ये कन्वेंशन है, ठीक है, ये फॉलो करना पड़ता है कि लॉ मिनिस्टर जो है वो पूछते हैं कि आप बताओ जो है रिकमेंडेशन दो कि नेक्स्ट CGI कौन होगा। तो फिर CGI जो है वो रिकमेंडेशन देते हैं कि दिस पर्सन जो अभी सीनियर मोस्ट जज है ये CGI बनना चाहिए, ठीक है। अगर CGI को लगता है कि उनको कोलिजियम से पूछना पड़ेगा, बिकॉज हो सकता है कि जो है फिटनेस उस जज की ना हो उस टाइम पर, तो वो एक बार कोलिजियम से भी पूछ सकते हैं, अगर वो चाहें तो पूछ सकते हैं कि क्या ये जो SC जज जो नेक्स्ट सीनियर मोस्ट जज जो CGI बनने वाले हैं क्या वो फिट हैं CGI बनने के लिए। अगर कोलिजियम हाँ कह देता है
तो वो नाम जो है वो आगे लॉ मिनिस्टर को फॉरवर्ड कर देते हैं, और जो लॉ मिनिस्टर है वो आगे प्राइम मिनिस्टर को फॉरवर्ड करता है, और प्राइम मिनिस्टर जो है वो आगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को फॉरवर्ड करते हैं, और फिर जो है उनको ओथ दी, जो जिनका नाम रिकमेंड किया जाता है उनको ओथ दी जाती है एज अ न्यू CGI, ठीक है। अब अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के केस में तो आपको पता है ना कि जो प्रेसिडेंट है वो एक बार जो है रिकमेंडेशन को वापस भेज सकते हैं कोलिजियम को, और अगर वो कोलिजियम दोबारा वही सेम रिकमेंडेशन दे दे तो प्रेसिडेंट को अपॉइंट करना ही पड़ता है, ठीक है। लेकिन इस केस में जो रिकमेंडेशन जो भी CGI ने दिया कि इसको, इस पर्सन को या इस जज को CGI बना दो अगला, उस रिकमेंडेशन को प्रेसिडेंट जो है वो वापस नहीं भेज सकते, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस के केस में एक बार वापस भेज सकते हैं रिकन्सिडरेशन के लिए, लेकिन CGI के अपॉइंटमेंट के केस में रिकन्सिडरेशन के लिए वापस प्रेसिडेंट नहीं भेज सकते, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कॉमर्स रूल्स 2020। तो एक पार्लियामेंट्री पैनल है, उसने रिपोर्ट सबमिट की है ई कॉमर्स रूल्स के ऊपर, और उन्होंने रिकमेंड किया है कि एक क्लियर कट डेफिनेशन होनी चाहिए कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस होती क्या हैं, ठीक है। फिर उन्होंने बोला है कि एक लीगल रेमेडी देनी चाहिए हमको, कंज्यूमर्स को, गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी चाहिए एक लीगल रेमेडी कि ये जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं उसको हम कैसे टैकल करेंगे। फिर उन्होंने बोला है कि एक कैप लगनी चाहिए डिलीवरी चार्जेस के ऊपर जो ई कॉमर्स फर्म्स जो हैं जो लिवाई करती हैं। फिर उन्होंने बोला है कि पीनल प्रोविजंस होनी चाहिए फॉर वायलेशन ऑफ रूल्स। अगर कोई मिस इन्फॉर्मेशन दे रही है ई कॉमर्स कंपनी अपनी वेबसाइट पे तो उसके ऊपर पीनल प्रोविजंस होने चाहिए। फिर मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स को कहा है कि ब्रॉड गाइडलाइंस दो आप कि डिलीवरी चार्जेस कैसे फिक्स करती हैं ये मार्केट प्लेस एंटिटीज़। अब मार्केट प्लेस एंटिटीज़ कौन है? जैसे जो हमारी फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, दीज आर मार्केट प्लेस एंटिटीज़, ठीक है। अब उन्होंने बोला है कि ड्रिप प्राइसिंग मतलब कि अगर कोई जो प्राइसिंग जो है बढ़ाई जा रही है, ठीक है, तो वो जो है उससे जो है एडिशनल चार्जेस किस बात के लिए जा रहे हैं इसको भी क्लियरली जो है डिफाइन किया जाना चाहिए। फाइनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसर जो है वो जिससे जो फाइनल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट जो बढ़ जाती है एडिशनल चार्जेस की वजह से, उसके लिए भी जो है अगेंस्ट पीनल प्रोविजंस जो है वो लाने चाहिए। उसके लिए जो है क्लियरली डिफाइन करो कि ड्रिप प्राइसिंग जो है वो क्या होगी और एडिशनल चार्जेस जो है वो कितने लिए जा सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है, डिफरेंट केसेस में। अब बैकग्राउंड क्या है कि जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था हमारा, उसी के अंदर ये ई कॉमर्स रूल्स भी डिफाइन किए गए थे, कोई सेपरेटली नहीं आए हैं ये रूल्स। ई कॉमर्स जो है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर ही उसको उन रूल्स को निकाला गया है, ठीक है। तो ये 2020 में जुलाई में आई थिंक जो है इसको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जब इन्फोर्स किया गया तभी ये रूल्स जो है वो भी जो है इन्फोर्स हुए हैं, ठीक है। तो ई कॉमर्स रूल्स कहते क्या हैं कि अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस जो हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स की, उसको भी ये कवर करते हैं, ठीक है। अब यही पार्लियामेंट्री जो पैनल है वो कह रहा है कि बताओ कि क्या है ये अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। फिर इसमें रूल्स में है कि एवरी ई कॉमर्स एंटिटी इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन। हर कंज्यूमर को इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल में बतानी है कि रिटर्न का आपका प्रोसीजर क्या है, रिफंड का प्रोसीजर क्या है, एक्सचेंज का प्रोसीजर क्या है, वारंटी एंड गारंटी, ये सारे प्रोसीजर आपको बताने पड़ेंगे ताकि जो कंज्यूमर है वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके कि वो आपकी वेबसाइट से कुछ परचेज करना चाहता है या नहीं करना चाहता है, ठीक है। और अगर कंज्यूमर कोई कंप्लेंट करता है तो उसको 48 आवर्स के अंदर अंदर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को बताना पड़ेगा कि येस वी हैव रिसीव्ड योर कंप्लेंट, और उस कंप्लेंट को विद इन 1 मंथ जो है वो रिजॉल्व करना पड़ेगा। और एक कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्ट लाइबिलिटी कि अगर आपने कुछ वेबसाइट से या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से कुछ प्रोडक्ट खरीदा और वो सही नहीं है तो किसकी लाइबिलिटी होगी उसमें, तो वो भी डिफाइन करता है कि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर की, प्रोडक्ट सर्विस प्रोवाइडर और प्रोडक्ट सेलर जो है उसकी डिफरेंट जो लाइबिलिटीज़ किस लेवल पर होंगी उसको भी ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो ई कॉमर्स रूल्स आए हैं वो डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सुएज कनाल। तो सुएज कनाल जो है वो आपको पता है मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को कनेक्ट करती है, ठीक है। ये देखो ये इजिप्ट है, तो ये है हमारी सुएज कनाल। ये बहुत ही नैरो स्ट्रिप है, ये हमारा रेड सी है, ये हमारा मेडिटेरेनियन सी है। तो यहाँ से शिप होके ये आपको इसमें तो नहीं दिख रहा है बट अब ये बहुत ही नैरो कनाल है, इसमें से जो है शिप होके पास होके यहाँ से आ जाती है और इंडियन ओशन में जो है बेसिकली वो अटलांटिक ओशन से आई हुई शिप जो है वो यहाँ से आ जाती है। वरना आपको पता है कि अफ्रीका के बिल्कुल नीचे से घूम के आना पड़ेगा, तो ये एक शॉर्ट रूट है, तो ये इसलिए इसका यूज़ किया जाता है जो है शॉर्ट रूट ये इंडियन ओशन में आने के लिए एशिया की तरफ, यूरोप या अफ्रीका की जो नॉर्दर्न अफ्रीका से या फिर यूरोप से या इवन अमेरिका से कोई शिप आ रही है तो उसको एक शॉर्ट रूट है। तो सुएज कनाल में हुआ क्या है अभी कि एक लार्ज कार्गो शिप जो है वो फंस गई है, तो उसकी वजह से जो है वहाँ पर, क्योंकि ये बहुत नैरो है, वहाँ पर अगर कोई शिप फंस जाए तो जो ये बहुत ही नैरो रूट है तो उसकी वजह से जो है वहाँ पर ट्रेड का वहाँ पर ट्रांजिट हो रहा है वो रुक गया है, ठीक है। तो बहुत नुकसान हो रहा है वहाँ पर, जब तक ये शिप नहीं निकलेगी तब तक जो है ये
अब बाकी का ट्रेड नहीं चल पाएगा, ठीक है। अब सुएज़ कनाल है क्या? वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट हैवीली यूज शिपिंग राउट है ये, और 12% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड जो है बाय वॉल्यूम इसी सुएज़ कनाल से निकलता है, ठीक है। 1869 में इसको बनाया गया था, और ये यूरोप और एशिया के लिए एक सबसे मेजर शॉर्टकट है, ठीक है। आपने देखा ही है कैसे हो सकता है ये शॉर्टकट, ये नहीं तो अफ्रीका के नीचे से आना पड़ेगा, तो ये शॉर्टकट है, यहाँ से आप बीच में से आ जाते हो, ठीक है। फिर लोकेशन क्या है इसकी? सी लेवल वाटरवे इजिप्ट, ये इजिप्ट का पार्ट है, या ये सुएज जो सिनाई पेनिनसुला है ये भी इजिप्ट का पार्ट है, और ये तो इजिप्ट है ही है। तो उसके बीच में ये मतलब जो है सुएज कनाल जो है वो इजिप्ट का ही पार्ट है, ये एक इस्थमस है, सुएज इस्थमस। अब इस्थमस क्या होता है? इस्थमस का मतलब होता है कि एक वाटर बॉडी जिसके दोनों तरफ लैंड हो, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं इस्थमस। तो ये सी लेवल एक वाटरवे है इजिप्ट में, जो कि इस्थमस ऑफ सुएज में जो है वो प्रोवाइड करता है, मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को कनेक्ट करता है। अब ये याद रखो, प्रीलिम्स में ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि सुएज कनाल कनेक्ट्स मेडिटेरेनियन सी एंड रेड सी, ऐसे आपको ऑप्शंस दे देंगे बहुत सारे, तो आपको वो पता होना चाहिए कि मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो इसका नदर्न टर्मिनस जो है वो पोर्ट साइड है, और जो सदर्न टर्मिनस है वो पोर्ट टेविक है, जो सिटी ऑफ सुएज में पड़ता है। तो मतलब ये यहाँ से ये नदर्न टर्मिनस है, ये सदर्न टर्मिनस हो गया, ठीक है। अब इसको ओन और मेंटेन कौन करता है? सुएज कनाल अथॉरिटी, जो कि इजिप्ट के अंडर है, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनल कॉमन्स हैं, ये इसके ऊपर इजिप्ट का ही कंट्रोल है, ठीक है। अब एक कन्वेंशन ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल है, जिसके बेसिस पे अगर जितनी भी वॉर हो जाए, चाहे कितनी भी लड़ाई हो जाए, इजिप्ट जो है वो इसको ऐसा नहीं कर सकता कि वो कभी बंद नहीं कर सकता, इसको परमानेंटली ओपन रखना पड़ेगा, चाहे कोई वॉर हो, चाहे कोई भी सिचुएशन आ जाए, इसको हर कंट्री जो है उसका एक्सेस ले सकती है, ठीक है। अब सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, कि नॉर्थ अटलांटिक को और नॉर्थ इंडियन ओशंस को सबसे आसानी से ये जोड़ता है, तो ये सबसे बड़ा इसकी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अब सुएज कनाल की इंपॉर्टेंस इजिप्ट के लिए क्या है, कि ये शुरू में तो ब्रिटिश और फ्रेंच जो है वो इसको कंट्रोल करते होते थे अपने कमर्शियल इंटरेस्ट्स के लिए, ठीक है। आपको पता ही है इसकी सुएज क्राइसिस भी हुआ था 1956 में, जब इसको नेशनलाइज कर दिया गया बाय इजिप्ट के जो लीडर थे गमाल अब्दल नासिर जो थे, उन्होंने इसको जब नेशनलाइज किया तो वहाँ पर सुएज क्राइसिस हो गया था। जो ब्रिटिश और फ्रेंच फोर्सेज हैं उन्होंने इसके ऊपर अटैक कर दिया था, आपको याद ही होगा। फिर 2015 में इजिप्ट ने कहा है कि दे वांट टू एक्सपैंड दिस सुएज कनाल, और वो चाहते हैं कि, क्योंकि अभी देखो जैसे एक शिप के फंसे होने की वजह से ये रूट रुक गया, ठीक है, तो वो चाहते हैं कि इसको एक्सपैंड कर दें ताकि यहाँ से ज़्यादा शिप्स जो है वो निकल पाएँ, ठीक है, और उनकी ज़्यादा कमाई हो पाए, क्योंकि इसको यूज़ करने के लिए चार्जेस पे करने पड़ते हैं। तो जब ये इसको यूज़ करेंगे और ज़्यादा शिप्स निकल पाएंगे तो इजिप्ट की और ज़्यादा कमाई हो जाएगी, ठीक है। अभी जो है वो इजिप्ट जो है वो $5.61 बिलियन ऑलमोस्ट रेवेन्यू कमाता है इस राउट से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन। तो दिल्ली गवर्नमेंट का आपको पता है कि एक स्कीम निकाली थी कि वो राशन की जो डिलीवरी है वो डोर स्टेप पे देना चाहते हैं, लेकिन उसको यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, उसने इसको वीटो करके एक तरह से रोक दिया है कि नहीं, आप ये नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखते हैं क्यों नहीं कर सकते, क्या रीज़न है, ठीक है। स्कीम थी क्या ये, कि जो राशन है वो बेनिफिशरीज़ को घर तक पहुंचाने की ये स्कीम थी, ठीक है। और इसका नाम रखा गया था मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना, ठीक है। फरवरी 2020 में इसको नोटिफाई किया गया था, और इसको जो है अभी जो है सीएम केजरीवाल जो है उन्होंने 25 मार्च को 2021 को इसको लॉन्च करना था। लेकिन यूनियन जो कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री है उन्होंने कहा कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। अब देखते हैं, जो पहले तो देखते हैं प्रपोजल था क्या, कि एफसीआई के अंदर जो भी राशन होता है, जो भी मतलब ये व्हीट एंड राइस होता है, उसको दिल्ली स्टेट सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है वो इसको प्रोक्योर करेगी, ठीक है। प्रोक्योर करेगी मतलब उसको उठाएगी वहाँ से गोडाउन्स में से, और फिर उसको उस जो व्हीट और राइस है उसको प्रोसेस किया जाएगा, आटा में बनाया जाएगा एंड ऑल दैट, और जो भी उसका हस्क वगैरह है वो सब कुछ हटाया जाएगा, फिर उसको पैक किया जाएगा। और जो दिल्ली कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव होलसेल स्टोर लिमिटेड जो है वो, जो कि फेयर प्राइस शॉप्स जहाँ से राशन अभी जो है राशन मिलता है लोगों को, वो जो है प्राइवेट एजेंसीज़ को जो है रोप इन करके जो है डोर स्टेप डिलीवरी जो है फूड ग्रेन्स की वो करवाएगी, ठीक है। तो बेसिकली ये है क्या प्रोग्राम, अब देखते हैं कि इसके अंदर क्या असल में क्या था जिसकी वजह से जो है वो प्रॉब्लम हुई है, क्रिएट हुई है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा कि देखो, जब ये DSC जो है उसने जब इसको प्रोक्योर भी बेसिकली जो है उठाया, जब गोडाउन से FCI के गोडाउन से जो उठाने के बाद इसको प्रोसेसिंग करी उन्होंने आटे की, मतलब वीट के आटे में प्रोसेसिंग की, फिर उसको पैकिंग वगैरह करी। तो अब जो है
डोर स्टेप डिलीवरी तो होगी, लेकिन जो है ये प्रोसेसिंग के चार्जेस जो है वो लोगों को देने पड़ेंगे, जो बेनिफिशरीज हैं वो एक स्पेसिफाइड अमाउंट उनको देनी पड़ेगी इस प्रोसेसिंग की, ठीक है। अब सेंटर जो है वो क्यों ऑब्जेक्ट कर रहा है, अब यही देखो, ये सबसे बड़ा एक इसके अंदर जो है ऑब्जेक्शन क्या है कि ये असल में ये स्कीम है क्या, जो हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 का है उसके अंदर ये सब कुछ असल में ऑलरेडी होता है, ठीक है, कि एफसीआई जो है वो जो राशन है वो स्टेट गवर्नमेंट्स को देता है, स्टेट गवर्नमेंट्स बेनिफिशरीज को आइडेंटिफाई करते हैं और उनको जो है अपनी फेयर प्राइस शॉप्स के ऊपर जो है के थ्रू जो है वो राशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो देयर वाज नथिंग न्यू विद दिस एक्सरसाइज, जस्ट इसमें ये क्या है कि डोर स्टेप डिलीवरी जो है वो की जा रही है, ठीक है। सिर्फ जो डिलीवरी का जो राशन डिलीवरी का जो काम है वो वैसे भी स्टेट गवर्नमेंट्स का है, ठीक है। तो वो अभी तो क्या होता है, वो फेयर प्राइस शॉप्स के थ्रू जो है वो राशन जो है जो बेनिफिशरीज को देते हैं। इसके अंदर एक जो बस था कि डिलीवरी, डोर स्टेप डिलीवरी पर उनको मतलब घर पर जो है वो राशन प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। लेकिन अब ऑब्जेक्शन क्या है कि सेंटर ने कहा कि आप हमारा नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है उसको एक लोकल स्कीम के नाम से आप रन कर रहे हो, जिसमें नाम आपने रख दिया मुख्यमंत्री योजना, ठीक है। अभी क्या नाम रहा है, मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना, ठीक है। अब इससे लोगों को क्या लगेगा, ये इट विल गिव राइज टू इंप्रेशन कि ये दिल्ली गवर्नमेंट चला रही है असल में स्कीम, ठीक है। जबकि ये है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जिसमें जो सारी स्टेट्स में लग रहा है, ठीक है। सारी स्टेट्स को एफसीआई जो है वो राशन देता है और स्टेट्स का काम असल में ही काम यही है उनका कि जो है अपने जो बेनिफिशरीज को ये राशन पहुंचाने का, ठीक है। अब इसमें उन्होंने जब वो जानबूझ के मुख्यमंत्री जो है घर घर राशन योजना जब बना दिया, अब उसमें होना क्या था कि जो घर पे डिलीवरी करेंगे एजेंट्स, वो टी शर्ट्स पहन के जाएंगे और जैकेट्स पहन के जाएंगे जिस पे लिखा होगा मुख्यमंत्री घर घर योजना, ठीक है। तो अब इलेक्शन आ रहे हैं दिल्ली में, ठीक है, तो ये लोगों को एक इंप्रेशन क्या जाएगा, जबकि वो है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर ही, ठीक है, लेकिन लोगों को इंप्रेशन जाएगा कि नहीं, हमको ये दिल्ली गवर्नमेंट दे रही है, ठीक है, मुख्यमंत्री घर घर योजना के नाम से दिल्ली गवर्नमेंट दे रही है, तो ये इंप्रेशन जाएगा लोगों को, ठीक है। तो इसलिए सेंटर ने ऑब्जेक्ट किया कि अगर सारी स्टेट्स ये करने लग जाएंगी तो पैसा हम खर्च कर रहे हैं, हम सारा इसको चला रहे हैं स्कीम को, पूरा इम्प्लीमेंटेशन का काम तुम्हारा वैसे भी स्टेट लेवल पर तुम्हारा काम है, और तुम उस स्कीम को एक तरह से कैप्चर कर लोगे और इम्प्रेशन ये दोगे कि हम इस स्कीम को जो है चला रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने सेंटर ने ऑब्जेक्ट किया इस स्कीम को, ठीक है। तो यूनियन जो फूड सेक्रेटरी उन्होंने ये भी बोला कि इसके अंदर कोई भी पैसा नहीं कलेक्ट कर सकते आप प्रोसेसिंग के नाम पे, ठीक है। तो एनएफएसए जो है, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, उसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट्स की जिम्मेदारी है कि लोगों को राशन प्रोवाइड करना, और उसके लिए कोई पैसा नहीं लिया जाता है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या है कि डिलीवरी जब वो जो है डोर टू डोर डिलीवरी हो रही है, तो उसमें क्या है कि जो ये प्रोसेसिंग, जो कि ये वीट को प्रोसेस करने के, फिर उसको बैग में बंद करने के एंड ऑल दैट, इस चीज़ के चार्जेस लेने की बात कर रही थी दिल्ली गवर्नमेंट, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये जो है हमारे नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर जो है वो अगेंस्ट है, उसमें कोई भी चार्जेस नहीं ले सकती स्टेट गवर्नमेंट कोई, तो इसलिए ये प्रोविजन सही नहीं है, ठीक है। अब एनएफएसए क्या है, जो नेशनल फूड सिक्योरिटी, आपको पता ही है एक्ट है क्या, जिसके अंदर फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी एवरी इंडियन सिटीजन जो है उसको देने की बात की गई है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंदर। उसके अंदर 17.77 लाख राशन होल्डर्स हैं दिल्ली में, जिसमें से 15.12 लाख जो है वो प्रायोरिटी हाउस होल्डर्स हैं, 1.73 लाख जो है वो प्रायोरिटी स्टेट हाउस होल्ड्स हैं, और 68,000 के आसपास अंत्योदय अन्न योजना वाले लोग हैं, ठीक है, फैमिलीज हैं। तो जो प्रायोरिटी स्टेट हाउस होल्ड्स हैं उनको 5 kg ऑफ फूड ग्रेन्स पर मंथ, और जिसमें 3 किलो राइस और 2 किलो जो है वो वीट मिलता है प्रायोरिटी हाउस होल्ड और प्रायोरिटी स्टेट हाउस होल्ड्स को, ठीक है। और जो अंत्योदय अन्न योजना वाले हैं उनको जो है ये 25 kg वीट, 10 kg राइस और 1 kg शुगर मिलता है, ठीक है। तो ये असल में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर के प्रोविजंस है, ठीक है। अब स्टेट्स का ऑलरेडी यही काम है, क्योंकि इसमें सेंटर खर्चा कर रहा है, तो स्टेट्स का सिर्फ इतना काम है कि वो आइडेंटिफाई करे बेनिफिशरीज को, और जो डिलीवरी ऑफ फूड ग्रेन्स जो कि असल में सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोक्योर किए हैं, सारा खर्चा करके उसकी वेयर हाउसिंग का हर चीज़ का खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है, स्टेट्स को सिर्फ डिलीवर करना है उन फूड ग्रेन्स को अपने बेनिफिशरीज को, ठीक है। तो वही बात होगी कि सारा खर्चा या और सारा जो पहले का काम है वो सारा सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, और अगर ऐसी कोई स्कीम आ जाए मुख्यमंत्री ये योजना, तो उससे इंप्रेशन लोगों का जाएगा कि सारा काम पीछे का जो है वो पीछे से स्टेट गवर्नमेंट ने किया, ठीक है। तो अगर ऐसे सारी स्टेट गवर्नमेंट्स करने लग जाएं, मुख्यमंत्री ये योजना जो है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का जो है नाम बदल के बाद में अगर ऐसी स्कीम चलानी शुरू कर दें, तो सेंट्रल गवर्नमेंट विल बी
डिवॉइड ऑफ दिस एप्रिसिएशन कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट उनके लिए लेके आई है, ठीक है। तो अब इसमें और भी क्या प्रॉब्लम थी, फिर सीएम जो है उन्होंने बोला, दिल्ली गवर्नमेंट के जो सीएम उन्होंने बोला कि यस वी आर रेडी कि हम इसको मुख्यमंत्री घर घर योजना जो है, राशन योजना, इसका नाम हम हटा देते हैं, ठीक है, अब आप हमको चलाने दो ये स्कीम, ठीक है। फिर गवर्नमेंट ने बोला, जो यूनियन जो कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री है, उन्होंने बोला कि आप जो ये कन्वर्जन चार्जेस ले रहे हो इसको भी बंद करना पड़ेगा। एनएफएसए फूड ग्रेन्स के अंदर कोई भी स्टेट जो है वो कन्वर्जन चार्जेस नहीं ले रही है, आप भी नहीं ले सकते, इसको आपको बंद करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी ये एक तरह से एक फ्रिक्शन पॉइंट है स्टेट्स के बीच में, स्टेट और गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के बीच में और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, कि कन्वर्जन चार्जेस वो अगर वो दिल्ली गवर्नमेंट मान जाती है कि येस वी आर नॉट गोइंग टू चार्ज कन्वर्जन चार्जेस, देन प्रोबेबली शायद वो जो है ये स्कीम जो है इसको अलाउ कर दिया जाए। और इसमें एक सबसे बड़ी जो है वो जो प्रॉब्लम क्या आ गई है कि जब ये स्कीम लॉन्च करनी थी या जिस स्कीम को जब बनाया गया तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है दिल्ली के, उनके जो है अप्रूवल ही नहीं लिया गया, ठीक है। जबकि असल में जो एडमिनिस्ट्रेटिव कोई डिसीजन होता है तो उसमें जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनका जो है अप्रूवल लेना इंपॉर्टेंट है। और खासकर अब जो जो नेशनल टेरिटरी जो वाला जो बिल पास हुआ है जिसमें जो है एलजी को पावर ज़्यादा दे दी गई है, उसके मुताबिक तो वैसे भी जो है एलजी का अप्रूवल लेना बहुत ज़रूरी था। तो उन्होंने क्या किया था, ये स्कीम जो है सिर्फ दिल्ली फूड मिनिस्टर ने जो है ये स्कीम को अप्रूव किया था और इसको लॉन्च करने की उन्होंने कोशिश की थी। तो इसलिए जो है एलजी के अप्रूवल के बिना इसको लॉन्च करने की बात की जा रही थी, तो इसलिए उन्होंने इसको रोक दिया इस स्कीम को, ठीक है। तो वील सी कि अब आगे देखते हैं क्या होता है। एलजी जो है उनके पास दिल्ली गवर्नमेंट लेके जाती है ये स्कीम कि इसको अप्रूव करो या नहीं, जो तो देखते हैं कि वो अप्रूव करते हैं या नहीं। सबसे पहले तो उनको लेके जाना ही पड़ेगा उस स्कीम के पास, ठीक है। सो विल सी कि इसका फ्यूचर होता क्या आगे, ठीक है। सो दीज वर आर टॉपिक्स फॉर टुडे। और याद रखो आज हमने अपनी वीकली जो हमारा कंपाइलेशन है करंट अफेयर्स की वो भी हमने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया है, सो डाउनलोड दैट ऑल्सो। वी विल मीट नेक्स्ट टाइम विद न्यू टॉपिक्स। अंटिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।